Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss the topic of general provisions relating to the suits for the enhancement or reduction of the rent. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब इस टॉपिक में हमें क्या चीज़ बताई गई है कि अगर तो टेनेंट या लैंडलॉर्ड कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर देते हैं फॉर द इन्हांसमेंट और रिडक्शन ऑफ द रेंट, तो फिर कोर्ट के पास क्या इख्तियार हैं कि वो इन्हांसमेंट या रिडक्शन किस तरह से कर सकती है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24 से। सेक्शन 24 बात करता है इन्हांसमेंट एंड रिडक्शन ऑफ द रेंट बाय सूट के दावा फाइल करते हुए रेंट में कमी या ज्यादती किस हिसाब से की जाएगी। सबसेक्शन 1, अ रेवेन्यू कोर्ट ऑन द सूट ऑफ ईदर लैंडलॉर्ड और टेनेंट may subject to the provisions of this and other section of this act enhance or reduce the rent of any tenant having the right of occupancy। अब इस सबसेक्शन 1 के अंदर पहली चीज बता दी कि कौन सी कोर्ट के पास इख्तियार आते हैं, रेवेन्यू कोर्ट के पास। रेवेन्यू कोर्ट के पास आप सूट फाइल कर सकते हैं। कौन फाइल कर सकता है? टेनेंट या लैंडलॉर्ड। टेनेंट क्यों फाइल कर सकता है? रेंट में कमी के लिए, और लैंडलॉर्ड फाइल कर सकता है रेंट में ज्यादती के लिए। सो रेवेन्यू कोर्ट के पास अगर कोई टेनेंट या लैंडलॉर्ड इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई सूट फाइल कर सकते हैं कि रेंट में इन्हांसमेंट या रिडक्शन की जाए किसी भी ऐसे टेनेंट के रेंट में जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। सबसेक्शन 2, वेयर अ डिक्री फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट ऑफ सच टेनेंट हैज बीन पास्ड अंडर पंजाब Tenancy Act 1868, a suit for further enhancement of his rent shall not lie till the expiration of the 5 years from the date of decree, unless the local area in which the land comprise is situated has been generally reassessed and the revenue payable in respect of that land has been increased। सबसेक्शन 2 कहता है कि जहां पर इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट से रिलेटेड डिक्री पास हो चुकी है अंडर द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868, तो फिर फर्दर इन्हांसमेंट के लिए आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अब इन्हांसमेंट के लिए सूट कौन फाइल करेगा? ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड। सो अगर लैंडलॉर्ड ने पहले एक सूट फाइल किया है, उससे रिलेटेड डिक्री पास हो चुकी है, तो अगले 5 साल तक वो मजीद इन्हांसमेंट के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस। अब साथ में कंडीशन भी बता दी है कि कब वो सूट फाइल कर सकता है इन्हांसमेंट के लिए, अनलेस एंड अनटिल कि अगर तो जिस लैंड से मुतालिक इन्हांसमेंट की डिग्री पास हुई है अगर वो किसी ऐसे एरिया के अंदर लोकेट कर रही है जिसकी रीअसेसमेंट हुई है और रीअसेसमेंट होने के बाद उस लैंड का जो रेवेन्यू था उसको बढ़ा दिया गया है, तो जहां पर लैंड रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो फिर लैंडलॉर्ड सूट फाइल कर सकता है रेंट की इन्हांसमेंट के लिए। सबसेक्शन 3, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, अ सूट इंस्टीट्यूटेड फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट ऑफ द टेनेंट हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शैल नॉट बी एंटरटेन इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेमली। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है अगर तो उसके खिलाफ इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट का सूट फाइल किया गया है तो वो किन केसेस में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नंबर 1, if within the 10 years next preceding its institution his rent has been commuted under section 13 or enhanced under this section। अब सेक्शन 13 भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कम्यूटेशन एंड इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट। सो अगर इस सेक्शन के अंदर किसी रेंट को बढ़ाया गया है तो फिर अगले 10 सालों तक आप फर्दर इन्हांसमेंट के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते, उस सूट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 2 दूसरी कौन सी कंडीशन है? If within that period a decree has been passed under this act dismissing on the merits a suit for enhancement of the rent, अगर तो
सूट फाइल किया गया था इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट से रिलेटेड और कोर्ट ने डिक्री पास करते हुए उस सूट को मेरिट्स पे डिसमिस कर दिया है, तो फिर फर्दर सूट लाए नहीं करेगा। सो ये दो कंडीशंस हैं जिनके अंदर इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट से रिलेटेड सूट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ भी कुछ कंडीशंस बता दी गई हैं। Until and unless the land or some part of the land comprised in his tenancy have not been irrigated or flooded at the time of commutation or enhancement or decree has become irrigated or flooded। अब कंडीशन क्या है कि कब इन सिचुएशंस के अंदर भी सूट को एंटरटेन किया जाएगा? Until and unless उसकी जमीन पूरी की पूरी या उस जमीन का कुछ हिस्सा जो कि पहले इरिगेटेड या फ्लडेड नहीं था, वो अनइरिगेटेड और अनफ्लडेड था, लेकिन एट द टाइम ऑफ कम्यूटेशन और इन्हांसमेंट वो लैंड अब इरिगेटेड और फ्लडेड हो चुकी है, तो तब इन सूट्स को एंटरटेन किया जा सकता है। सो सेक्शन 24 ने हमें बताया कि इन्हांसमेंट कौन करेगा? रेवेन्यू कोर्ट करेगा। टेनेंट या लैंडलॉर्ड की तरफ से अगर कोई सूट फाइल किया जाता है, सो अगर कोई डिक्री ऑलरेडी पास हो चुकी है तो अगले 5 सालों तक मजीद कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता इन्हांसमेंट से रिलेटेड। फिर हमने डिस्कस किया कि किन सिचुएशंस के अंदर इन्हांसमेंट के सूट को एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, फिर कब किया जाएगा, वो सारी चीजें डिस्कस की। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 25 के ऊपर। सेक्शन 25 बात करता है डिस्क्रिशन इज टू द एक्सटेंट ऑफ इन्हांसमेंट और रिडक्शन। अब यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द कोर्ट को डिस्कस किया गया है। इन इन्हांसिंग और रिड्यूसिंग द रेंट ऑफ एनी लैंड अंडर द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर द कोर्ट शैल विद इन द लिमिट्स prescribed by those provision enhanced or reduce the rent to such amount as it considers fair and equitable, but shall not in any case fix a rent a sum less than the amount of land revenue and rates and cesses chargeable। अब इन्हांसमेंट और रिडक्शन ऑफ द रेंट ऑफ लैंड के टाइम पर, यानी कि जब कोर्ट किसी भी लैंड का रेंट बढ़ा रही है या उसको कम कर रही है, तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि एट द टाइम ऑफ इन्हांसमेंट और रिडक्शन अमाउंट ऑफ रेंट इतना फिक्स करना है जो कि फेयर और इक्विटेबल हो, यानी कि जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों के फेवर में हो। लेकिन रेंट फिक्स करते वक्त उसने ये चीज़ भी देखनी है कि उस ज़मीन का लैंड रेवेन्यू कितना है, यानी कि लैंड रेवेन्यू की अमाउंट से कम उसने रेंट को रिड्यूस नहीं करना और लैंड रेवेन्यू की अमाउंट से ज़्यादा रेंट को इन्हांस करना है। क्योंकि लैंड रेवेन्यू तो लैंडलॉर्ड ने पे करना है गवर्नमेंट को, वो तो गवर्नमेंट का टैक्स है। सो अगर आप लैंड रेवेन्यू की अमाउंट से रिड्यूस कर देते हैं रेंट को, तो फिर तो टेनेंट को अपनी जेब से जो है वो लैंड रेवेन्यू पे करना है, उसको तो किसी तरह का फायदा नहीं हो रहा। सो आपने ऐसी अमाउंट फिक्स करनी है जो कि लैंड रेवेन्यू से कम भी ना हो और इन्हांसमेंट में लैंड रेवेन्यू से ज्यादा हो, ताकि लैंडलॉर्ड को अच्छा प्रॉफिट हो जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 26। सेक्शन 26 बात करता है टाइम फॉर इन्हांसमेंट और रिडक्शन टू टेक इफेक्ट। अब यहाँ पर ड्यूरेशन की बात की गई है कि ये डिक्री इफेक्टिव कब से होगी। सो सबसेक्शन 1, अनलेस द कोर्ट डिक्रीइंग एन इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट अदरवाइज डायरेक्ट द इन्हांसमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ द डिक्री। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर तो कोर्ट डिक्री पास करती है इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट से रिलेटेड और उसके बाद अगर वो कोई और डायरेक्शंस दे रही है कि फलां दिन से इस डिक्री को इफेक्टिव होना है, तो वो फॉलो होगी। अदरवाइज जो इन्हांसमेंट है वो अगला जो एग्रीकल्चरल ईयर है उसके पहले दिन से इफेक्टिव होगी। अब एग्रीकल्चरल ईयर कब स्टार्ट होता है? 16 जून से। सो 16 जून के बाद से ये डिक्री इफेक्टिव होगी जो इन्हांसमेंट से रिलेटेड पास की गई है। सबसेक्शन 2, अ कोर्ट डिक्रीइंग अ रिडक्शन ऑफ द रेंट शैल स्पेसिफाई इन द डिक्री द डेट ऑन विच फ्रॉम द रिडक्शन इज टू टेक इफेक्ट। अगर तो रिडक्शन ऑफ द रेंट से रिलेटेड कोई डिक्री पास हुई है तो कोर्ट की ये
जिम्मेदारी है कि वो उस डिक्री के अंदर टाइम और डेट मेंशन करे कि जिस डेट से इस डिक्री को इफेक्टिव होना है। सो फिर जो डेट डिक्री में मेंशन होगी उसी दिन से रिडक्शन ऑफ द रेंट को फॉलो किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर आप कोर्ट में सूट फाइल करते हो तो कोर्ट के पास क्या क्या इख्तियारात हैं कि वो रेंट में कमी या ज्यादती किस हिसाब से कर सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।